नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। चंपावत में उपचुनाव घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये पहली जनसभा थी। उन्होंने कहा कि वो चंपावत जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जो काम पूर्व विधायक ने शुरू किया था उसे पूरा जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र विकास की धुरी से छूट गए हैं उन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि जिम कार्बेट ट्रेल बनाने, चंपावत जिला अस्पताल में पार्किंग और ओपीडी बनाने, टनकपुर रोडवेज स्टेशन में कार्यशाला बनाने के साथ साथ कई नदियों के किनारे बाढ़ नियंत्रण दीवार का निर्माण करने के साथ अपनी बात रखी। कार्यक्रम में आए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रदेश के कई स्थानों से विधायकों ने अपनी सीटें खाली करने की मंशा जताई थी, लेकिन पार्टी ने तय किया कि सीएम को चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़वाना है। मैं पिछली बार जब आया था तो मुझे इस समस्या के बारे में बताया था, तो इस समस्या का हम लोग जल्दी हल करेंगे। कुछ प्रमुख यहाँ की सड़कें हैं। ये स्थान जो है हमारा माँ पूर्णागिरी का बड़ा धार्मिक स्थान यहाँ पर है। हमारे यहाँ है, यहाँ गोरखनाथ महाराज हैं, यहाँ पर माँ बाराही का स्थान है। सारे हमारे देवी देवताओं का धाम है। माँ शारदा मैया का तट है। पड़ोसी देश नेपाल भी है। तो यहाँ पर जो भी विकास के नए आयाम हो सकते हैं उन सभी पर हम अभी यहाँ पर बहुत सारी समस्या सभी को मैं जानता हूँ। चाहे हमारा यहाँ पर सोसाइटी के लिए हम भारत सरकार को यहाँ का प्रस्ताव भेजेंगे। साथ में जो हमारा यहाँ शारदा का कटाव टनकपुर शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए 11 करोड़ रुपये की धनराशि निकाली गई थी। मैंने पिछली बार जब आया था तो मुझे इस समस्या के बारे में बताया था, तो इस समस्या का हम लोग जल्दी हल करेंगे। कुछ प्रमुख यहाँ की सड़कें हैं। ये स्थान जो है हमारा माँ पूर्णागिरी का बड़ा धार्मिक स्थान यहाँ पर है। हमारे यहाँ है, यहाँ गोरखनाथ महाराज हैं, यहाँ पर माँ बाराही का स्थान है। सारे हमारे देवी देवताओं का धाम है। माँ शारदा मैया का तट है। पड़ोसी देश नेपाल भी है। तो यहाँ पर जो भी विकास के नए आयाम हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। बहुत सारी जगहों से हमको विधायकों ने बोला था कि मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ से चुनाव लड़े पूरे प्रदेश के अंदर, मगर हमने ये तय किया कि लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा चंपावत से आदरणीय भाई कैलाश गहतोड़ी जी ने जो मंशा व्यक्त की थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने अपना इस्तीफा दे करके अपने इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री दे करके अपने आप में सौभाग्य किया है। आगामी समय में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर भाई धामी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चंपावत विधानसभा से विजय होंगे। और चूँकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मुख्य द्वार है और यहीं से हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र है, इसका विकास और तेज़ गति से बढ़े, हमारी ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोड हमारी चौड़ी हो और जो हमारी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसमें हम बहुत तेज़ गति के साथ काम कर रहे हैं। उसकी गति और बढ़े, ये अपने आप में सौभाग्य हुआ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र से नेतृत्व करेंगे, पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। हम सब मिलकर के केंद्र नरेंद्र 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। संभावना है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री के आने की संभावना जरूर है, लेकिन अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं सामने आया। जैसे ही पीएमओ से कार्यक्रम आएगा उसकी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। हम लोगों को प्रोग्राम नहीं आया, संभावना है तो उस आधार पर सरकार संगठन के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम आ जाएगा तब मैं फाइनल। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा में शहरी विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा की गई, जिसमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में रुके हुए काम जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा कि जो भी आवास के नक्शों के मामले हैं उनको जल्द से निस्तारित किया जाए।
क्योंकि जनता को इसके बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि जनता को बेवजह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। निश्चित रूप से वहाँ हमारा जो 4 तहसील पड़ती है, जिसमें लक्सर तहसील को छोड़ के रुड़की, भगवानपुर और सदर तहसील, उस दायरे में हमारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण आता है, जिसकी आज मैंने समीक्षा बैठक की है और बहुत स्पष्ट शब्दों में मेरे द्वारा कहा गया है कि हमारी जनता को नक्शा पास करने में जो निर्धारित अवधि है उसके अंदर उनके नक्शे पास होने चाहिए और जो हमारे आवासीय हैं नक्शे। उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने कांग्रेस संगठन में होने वाले चुनावों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस संगठन के चुनाव गतिमान हैं। ऐसे में उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है, जिसे चंद्रशेखर को चुनाव अधिकारी बनाया गया और इस संबंध में 9 मई को कांग्रेस की बैठक होनी है। साथ ही तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी जानकारी दी। ऑफिस में एक डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव आ गए, सचिवालय में एक सचिव पॉजिटिव आ गए। आपको लगता है कि सरकार को अब फिर से थोड़ा देखिए, हमारा पहले से कहना रहा है कि पिछले कोरोना काल में अगर इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो उत्तराखंड राज्य का हुआ है। हमारा सारा पर्यटन उद्योग, सारे चारों धाम जितने यात्री आने थे, ये पिछली जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे या जो भी लोग थे, उनकी अदूरदर्शिता का कारण। जो कोई उन्होंने कभी क्वारंटीन हो रहा तो सांप काट रहा है महिला को, कहीं हम कह रहे हैं वहाँ उनको चेक करिए तो कह रहे हैं बस डायरेक्ट दिल्ली से आ गई है। तो अगर उन्होंने उस समय अच्छे निर्णय लिए होते तो उस समय भी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता था। अब आज भी समाचार आ रहे हैं, कोई मंत्री कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं वहाँ चेक करेंगे। जिनका विभाग से संबंध भी नहीं है वो भी अपनी डायरेक्शन, तो होड़ मची हुई है पूरी सरकार में कि कौन ज़्यादा बयान दे के साबित करे कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि चारों धाम की यात्रा प्रारंभ है, अन्य स्थानों पर पूरे देश से और विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं और हमारे व्यापारी वर्ग हैं, ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, उनके चेहरे पे हंसी खुशी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और चेतावनी भी दूंगा उनको कि समय रहते हुए अगर कोई ऐसी चौथी लहर आ रही है या कोई कारण है तो उसको अभी से ही उसकी देखभाल और रोकथाम करें, सिर्फ बयानों पर आधारित न रहें। अगर इस बार कोई हानि होगी तो सरकार ये समझ लें कि। खबर देहरादून से है, जहां आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमनदीप सिंह बत्रा ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यंग इंडिया के बोल सीजन 2 देहरादून में लॉन्च कर रहे हैं। आज देश कई संकटों का सामना कर रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था चौपट होते व्यापार जन जन की समस्या का कारण बन चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर इस देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, तो आम परिवारों से आने वाले युवाओं को आगे आना होगा और उनको राजनीति में मंच देने का काम हर भारतीय युवा कांग्रेस करने जा रही है। पिछले साल यंग इंडिया के बोल के माध्यम से कई युवाओं को प्रदेश प्रवक्ता बनने का मौका मिला था। ठीक उसी प्रकार हम यंग इंडिया के बोल सीजन 2 देहरादून में अब लॉन्च कर रहे हैं। मैं अमनदीप सिंह बत्रा जिला देहरादून का प्रभारी नियुक्त किया गया हूं और यंग इंडिया बोल जो सीज़न 2 आज हमने जिला देहरादून एवं विधानसभा तरस पे इसको लॉन्च किया है। इसको भरने का आकलन बस एक ही है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लिंक प्रोवाइड किया रहा है और इस फॉर्म के ऊपर भी आपको लिंक प्राप्त होगा, उसके तहत आप इसको भर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ जुड़ा है पहले से वही भरेगा, ऐसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि अलग युवा हमारे साथ जुड़े और वो अपनी बात को रखने का कार्य करें जो अपनी बात कहीं नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आज की डेट में भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार से कठोर नीतियाँ सरकार चला रही है, उस प्रकार से इस चीज़ को देखते हुए हमने ये सीज़न 2 चलाया है। और आज हमारा मेन मकसद इसको चलाने का ये है कि जो एक्चुअलिटी है, धरातल की जो सच्चाई है, वो सबके सामने आनी चाहिए
कि पता लगना चाहिए कि हमारे युवाओं का भविष्य किस प्रकार से अंधकार की ओर जाता जा रहा है, और ये हमने आज इसको कर दिया है। एवं कुछ दिनों के अंतर्गत मैं जिला देहरादून का प्रभारी होने के नाते एक नंबर भी लॉन्च कर दूंगा इसका, जिसके तहत आप मिस कॉल मार के भी आप इसकी सदस्यता फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 18 में इसकी लास्ट है और अक्टूबर में इसका आपको नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है वो हो जाएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं भी प्रदेश प्रवक्ता अगर नियुक्त हुआ हूँ तो यंग इंडिया बोल सीजन 1 के तहत ही हुआ हूँ, और पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड ने पूरे इंडिया के अंदर अव्वल नंबर प्राप्त किया था इसमें। बाजपुर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के विरोध में एसएसपी मंजुनाथ टीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने एसएसपी से दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा प्रयोग किए जा रहे लाउडस्पीकर को बंद करवाने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता जमा हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा धार्मिक स्थलों पर प्रयोग किए जा रहे लाउडस्पीकर्स को हटाने का काम किया और इसके विरोध में एसएसपी मंजुनाथ टीसी से मुलाकात कर धार्मिक स्थलों पर प्रयोग किए जा रहे लाउडस्पीकर्स को बंद करवाने की मांग की। इस दौरान यशपाल राजहंस ने कहा कि न्यायालय के आदेशों और प्रशासन के आह्वान पर हिंदू समाज के लोगों ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग बंद करा दिया है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज के लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। कम लिखित रूप में शिकायत ज़्यादा है। पूर्व में भी मौखिक शिकायत फ़ोन के माध्यम से कई बार दी गई है। माननीय न्यायालय की तरफ से ऐसा आदेश है कि किसी भी धार्मिक इमारत पर कोई ध्वनि नियंत्रण प्रस्तावित नहीं है, परंतु बार बार कुछ विशेष धार्मिक इमारतों से इसका उपयोग निरंतर जारी है। उससे समाज में एक शिकायत चल रही है और हम धार्मिक संगठन में काम करते हैं, इसलिए बहुत सारे समाज में के व्यक्ति हमें इस बात के लिए बार बार वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, वो संबंधित अधिकारी को हम भी भेजते हैं। तो एसएसपी महोदय का आज बाजपुर आगमन हुआ है और हमने आज विष्णु प्रसाद की टोली के साथ में उनसे मिलकर ये आग्रह पुनः किया है और पुलिस महानिदेशक को भी हमने पत्र भेजा है कि विशेष धार्मिक इमारतों से लाउड स्पीकर का उपयोग बंद किया जाए तत्काल, और जो नहीं तो समाज में एक प्रकार का जो इसकी चिंता चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो खबरों में रुक करते हैं एक बार फिर से। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा से गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद द्वारा की गई बदसलूकी के मामले में नगर निगम कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं और कामकाज ठप कर दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कल शुक्रवार तक सोनिया आनंद ने मेयर से माफी नहीं मांगी तो शनिवार से शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप कर दी जाएगी। दरअसल बीते रोज गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद ने राजेश्वर नगर फेज 1 में पार्क निर्माण को लेकर देहरादून मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेयर ने दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से ग्रसित होकर इस पार्क की एनओसी निरस्त कर दी है। मैंने उनके साथ कोई ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है मुझे उससे बहुत आहत है। और आज जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, हमारे पार्षद हैं, जो अखबार में और ये सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जब पता लगा तो उनमें आक्रोश है। आज उसी को लेकर जो है हमारे कर्मचारी बंधुओं ने जो है यहाँ अपना कामकाज बंद कर रखा है। मैं उनको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने एक आदमी की वजह से शहर का नुकसान नहीं करना। शहर में हमारी जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था हो चाहे अन्य हमारी व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अभी मैं उनसे वार्ता कर रहा हूँ। एक मामला संज्ञान में आया, सोनिया आनंद जी कल आई थी यहाँ पे, हंगामा किया, उसको लेके आज सारे पार्षद लोग आए यहाँ पे और नारेबाजी की। उसको कैसे देखते हो, क्या है मामला? उन्होंने सभी पार्षदों ने अपना ज्ञापन दिया है और उनकी माननीय मेयर साहब से वार्ता भी चल रही है और इस पर जो भी अग्रिम आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
अगर ये लोग ये सिर्फ जो है कल न्यूज़ चैनल से ही पता चला और सुबह फिर हमने अपने पत्रकारों का ये अखबार जो पढ़े उससे पता चला। और मेयर साहब तो हमारे इतने सज्जन आदमी हैं, उन्होंने आज तक अभी तक हमें ये सब कुछ नहीं बताया बिल्कुल भी। और देख करके समझ आ रहा था वो भाषा क्या बोले जा रही थी, किससे पीछे से फीडबैक लेके आई थी, क्या करना चाह रही थी। क्योंकि उसका पहले भी एक मामला आया है कामली रोड में, जहां इनके पेरेंटल हाउस है उसके बराबर में भी इन्होंने एक बार कब्जा करने की कोशिश की थी। ये पार्क बनाने के नाम पे सिर्फ जमीनों का कब्जा कर रही हैं। अगर इतना ही पैसा लगाने का शौक है तो अनाथ आश्रम को दें और बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं उनको दें, ट्रस्ट को दे दें। सिर्फ अपना बोर्ड और अपनी फोटो लगाने के लिए सिर्फ एक जो है राजनीति हो रही है यहाँ पर। और नगर निगम की जमीन पे यहाँ करोड़पति अरबपति बैठे हैं, इससे बहुत रईस लोग बैठे हैं। अगर ये शुरू होगा तो लोग सड़कों पे जो है सड़कें बनाएंगे, अपने बोर्ड लगा देंगे, उस सड़क को अपना बना लेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। अगर मेयर साहब ने ये कदम उठाया है तो बोर्ड ने उठाया है वो कदम, एक मेयर साहब ने नहीं उठाया। उसने अगर उंगली उठाई है खाली मेयर साहब पे नहीं उठाई है, हम 100 के 100 पार्षदों पे उठाई है उसने उंगली। बिल्कुल ये हमने कोई कब्जा नहीं करने देंगे, किसी तरह का नहीं करने देंगे। अगर वो बोर्ड नहीं, खेत का विषय है, कल भी मैंने आपको बाइट दिया था इस संबंध में। लेकिन ये थोड़ी देर बाद ये दूसरा प्रकरण हुआ है। माननीय मेयर महोदय से सोनिया आनंद जी और उनके कुछ गुर्गे उनके साथ आए, किसी काम को लेकर के आए हो, चाहे कोई नोटिस निरस्त किया गया हो, मामला बोर्ड का डिसीजन है तो बोर्ड के डिसीजन को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। केवल माननीय मेयर महोदय को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उनको उनके साथ बदतमीजियाँ की है, जिसको लेकर के हमारे कर्मचारी संगठन, तीनों संगठन, सफाई कर्मचारी संघ, वाहन कर्मचारी संघ और हमारा नगर विकास कर्मचारी संघ, तीनों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे प्रथम नागरिक माननीय मेयर महोदय जो देहरादून शहर के हैं, उनके साथ सोनिया आनंद उनके गुर्गे जो व्यवहार किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, उसके लिए सोनिया आनंद 24 घंटे के अंतर्गत माफ़ी मांगे। नहीं तो हम सबका ये निर्णय है, सफाई कर्मचारी संघ के नेता भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी ये निर्णय है, वाहन चालक संघ के नेता लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। कल परसों गाड़ियाँ 24 घंटे के बाद गाड़ियाँ बंद होगी, कूड़े जो है उठान नहीं होगा, शहर की स्थिति खराब हो जाएगी। गर्मी का मौसम है, ऐसी स्थिति में हम तो चाहेंगे कि सोनिया आनंद जी अपने गुर्गों सहित। उत्तराखंड के काशीपुर में एआरटीओ कार्यालय लंबे समय से किराए भवन से संचालित हो रहा है। ऐसे में लंबे समय से परिवहन विभाग एआरटीओ कार्यालय के लिए जमीन तलाश रहा था, जो तलाश अब पूरी हो गई है। दरअसल काशीपुर के एस्कॉर्ट्स फॉर्म में सरकारी भूमि को एआरटीओ कार्यालय के लिए चयनित कर लिया गया है, जिसका डिजाइन भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि खास बात यह है कि जिले का एकमात्र ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी यहीं तैयार होगा। साथ ही फिटनेस के लिए आने वाली दिक्कतों का भी समाधान आसानी से हो सकेगा। 8 करोड़ से अधिक की लागत से जल्द ही काशीपुर का नया कार्यालय का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों के सामने आ रही दिक्कतों का भी समाधान होगा और समय पर ही लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में काशीपुर उप संभागीय कार्यालय जो किराए के भवन में संचालित हो रही है और इसके लिए जो है प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया करा दी गई है और कार्यालय भवन, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को नियुक्त किया गया है और मंडी परिषद के द्वारा इसके लिए लगभग 8 करोड़ 83,000 का बजट का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्ताव बन के शासन को प्रेषित कर दिया गया है। कार्यालय भवन के अलावा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर वहीं पर जो भी चालक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएंगे उनका ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लेके जो है फिटनेस के लिए हर जिले में एक ऑटोमेटिक। उधम सिंह नगर में खटीमा के झनकट बैंक में हुए बैंक लूट का एसएसपी ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को झनकट के बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की वारदात हुई थी, जिसका आज खटीमा कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया। खुलासे में बताया गया कि पुलिस की ओर से 10 टीमें तैनात की गई थी। आरोपितों ने बताया कि बैंक में गार्ड न होने और भीड़भाड़ कम रहने के कारण इस बैंक को लूटने की योजना बनाई गई।
वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस ने आरोपितों के पास से 12 बोर के 2 तमंचे और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही एक मोटरसाइकिल स्टेनर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं तीसरा आरोपी ललित मानवेंद्र अभी फरार है। पुलिस टीम उसकी भी तलाश कर रही है। तो तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारी टीम ने देखा है। 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास। तो पूरे सर्कल के विभिन्न टीमें थी, सभी एसओ एसएचओ थे सर्कल का। उसके अलावा एसओजी का टीम, एडीटीएफ का टीम और अन्य टेक्निकल टीम को भी इसमें लगाया गया था। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, सर्विलांस के रूप से दोनों तरीके से हमने काम किया। बट सीसीटीवी से इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के लोग 3 थे। 2 तो वे केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रेकी कर रहा था, एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज़ करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत की भी आउटस्कर्ट से होते हुए बरेली तक चलते हैं। तो बरेली में एक होटल में जाके जब रुकते हैं वहाँ पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कुल मिला के इस वारदात में 3 लोग थे इस वारदात को अंजाम देने वाला है। ठीक है, उसमें पहला है नरेंद्र कुमार निवासी झुंझुनू और उसके पशुपति मूल निवासी तो खटीमा का है, ग्राम गंगी खटीमा का है, लेकिन हाल निवासी मिलक में बरेली में रहता है। लेकिन एक और तीसरा अपराधी है। कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है। सरकार यात्रा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। केवल सुरक्षित यात्रा वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। जिन वाहनों के ग्रीन कार्ड बने होंगे वही चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है। सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फ़ोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। हम रोड की आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके। यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हमें कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक अवस्था हमारी सभी की बहुत खराब थी। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।